वह नाश्ता करके दफ्तर जाने की तैयारी में ही था कि फोन की घंटी बजी। दीपक बड़े ही कातर स्वर में बोला, आनंद भैया नहीं रहे। कल रात उन्होंने जहर खा लिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। लंच बॉक्स मेज पर रखकर मैं स्तब्ध सा बैठ गया। मीना कमरे में आई। 11 बज रहे हैं, आपको दफ्तर नहीं जाना? उसने पूछा। बहुत बुरी खबर है मीना, आनंद बाबू नहीं रहे। कैसे, कब? इन शब्दों के साथ वह मुझे देखती रह गई। आश्चर्य होता है ना कि उनके जैसा खुशमिजाज आदमी, विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराने वाला इंसान इस कदर टूट जाएगा कि आत्महत्या कर लेगा। पर खैर, तुम तैयार हो जाओ। पंकज और रिंकी को बगल में श्रीवास्तव साहब के यहाँ छोड़कर चलते हैं। पापा मम्मी, आप लोग आज दफ्तर नहीं जाएंगे? रिंकी ने पूछा। नहीं बेटे, आज हम और तुम्हारी मम्मी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। हम 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। आप और आशु श्रीवास्तव अंकल के यहाँ रहना, रिक्शा आने पर स्कूल चले जाना। अब आप लोग जल्दी से नाश्ता कीजिए। मैं मुस्कुरा दिया। वे दोनों भी मुस्कुराते हुए चले गए। जिस दिन से आनंद बाबू सस्पेंड हुए थे, अंदर से टूट चुके थे। लोग झूठी सांत्वना देते हुए कहते जरूर थे, आप चिंता क्यों करते हैं? सस्पेंड होना तो आजकल आम बात हो गई है। आप जल्दी ही बहाल हो जाएंगे। ऐसे शब्द क्षणिक राहत तो देते थे, पर लोग आंखों ही आंखों में जो व्यंग्यबाण चलाते थे, वे उन्हें अंदर से आहत कर देते थे। इनमें से कई ऐसे थे जो अपना काम करवाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। इनमें कई रिश्तेदार भी शामिल थे, जिनकी नौकरियां लगवाने के लिए उन्होंने कई बार अपने संबंधों का गलत फायदा उठाया था। आज वे रिश्तेदार भी उन्हें व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते थे। औरों की उपेक्षा तो वे सहन भी कर लेते, पर अपने ही घर के सदस्यों का उनके प्रति ठंडा व्यवहार उन्हें ज्यादा आहत कर गया था। जब तक सस्पेंड थे तो ये सोचकर राहत की सांस ले लेते थे कि जल्दी ही बहाल हो जाएंगे, पर विभागीय जांच में दोषी पाए जाने बाद जब उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ, तो उनकी व्यथा की सीमा नहीं रह गई थी। जब 5 वर्ष पूर्व बड़े बेटे नितिन की शादी एक समाजसेवी मेहताजी की बेटी से तय हुई थी, तो उन्होंने कहा था, मैं तो इसी बात से हर्षित हूँ कि मेरी बेटी आपके सुसंस्कृत परिवार में बहू बनकर जाएगी। आनंद जी समझ रहे थे कि मेहता जी को उनका संस्कारशील परिवार नहीं, बल्कि शानदार बिल्डिंग, बड़ा फार्म हाउस, 4 प्लॉट नजर आ रहे थे और अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य भी। रीमा जब बहू बनकर आई, तो उसने आनंद जी को हमेशा सम्मान दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास अपार संपत्ति है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उसके पति को मिलने वाला है। आनंद जी कॉलेज में मुझसे सीनियर थे और छात्रावास में उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था। वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे। जब भी उनके रूम में जाता, उन्हें महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते ही देखता। गांधी जी की विचारधारा में उन्हें बहुत विश्वास था। कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, पर अफसोस की बात है कि आनंद जी को उनके आदर्शों से हटाकर पतन की ओर ले जाने में रीता भाभी का बड़ा हाथ रहा। वे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की युवती थीं। बचपन से ही उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया था। बड़ी मुश्किल से BA पास कर पाई थीं, पर जब आनंद जी से विवाह हुआ, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किंतु विवाह के बाद आनंद जी के सादगी भरे जीवन को देखकर वे उदास हो गईं, क्योंकि सादगी भरा जीवन वो जीना नहीं चाहती थीं। उन्होंने आनंद जी पर ऊपरी कमाई करने के लिए दबाव डालना चाहा, पर आरंभ में आनंद जी को उनके आदर्शों से डिगाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। पर राशि और अनुपम के जन्म के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यदि उन्होंने आमदनी नहीं बढ़ाई, तो अपने और बच्चों के लिए मनचाही सुविधा अर्जित नहीं कर पाएंगी। अतः वे रोज आनंद जी को उनकी कमाई के लिए ताने देने लगी। रोज रोज के तानों से परेशान आनंद जी तनावग्रस्त रहने लगे। अंततः उन्होंने रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। शुरुआत 500 रुपए के लिफाफे से हुई और फिर एक बार हिचक खत्म हुई, तो वे रिश्वत में हजारों रुपए लेने लगे। अब घर में सुविधा की सभी चीजें उपलब्ध थीं। रीता जेवरों से लद गई थी। बच्चे मारुति कार में स्कूल जाते थे, पर आनंद जी अपराधबोध से ग्रस्त रहते थे। वे रोज रात को क्लब जाते और ड्रिंक लेते। इसी बीच एक और बेटी कोमल का जन्म हो गया।
सब खुश थे, पर आनंद जी चैन की नींद खो चुके थे। रात को सोने के लिए उन्हें नींद की गोली खानी पड़ती, पर जब कुछ ही वर्षों में वे रिश्वत लेने के आदी हो गए, तो उनका सारा तनाव जाता रहा। वे सुख सुविधा से भरे भौतिक जीवन में रंग गए। मित्रों की बैठक में उनके ठहाके गूंजने लगे। पहले जब हम दोनों उनके घर जाते तो वे उत्साहपूर्वक मिलते थे, पर 2-3 बार से हमने महसूस किया कि वे हमसे उखड़ा उखड़ा सा व्यवहार करने लगे थे। शायद इसलिए कि पद के हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो गई थी और मेरी तो उस समय कोई प्रतिष्ठा थी ही नहीं। पत्नी मीना ने भी रीता भाभी के व्यवहार में ठंडापन महसूस किया, सो हमारा उनके यहाँ जाना बहुत कम हो गया। फिर वह दिन भी आया जब दोनों बेटियों राशि और कोमल की शादी हो गई। शादियाँ धूमधाम से हुई। निमंत्रण पत्र मिलने पर हम भी शादी में शरीक हुए। सुना कि 10-10 लाख रुपए तो शादियों की पार्टी में ही खर्च हो गए थे। कुल कितना खर्च हुआ होगा, इसकी कल्पना भी मेरे जैसा मध्यम वर्गीय व्यक्ति नहीं कर सकता। 25 वर्ष पूर्व का एक प्रसंग याद आ गया। एक दिन छात्रावास में प्रेमचंद जी की एक कहानी का जिक्र होने पर उन्होंने कहा था, वाकई पैसे वालों के घर में बेटी ब्याहने की बजाय दहेज से उनका घर भरने की अपेक्षा बेटियों का हाथ गरीब लेकिन स्वाभिमानी और स्वावलंबी युवकों के हाथ में देना बेहतर है। वही आनंद जी अब कितने बदल चुके थे। राशि और कोमल विदाई के समय जब गहनों में दमक रही थी, तो उनकी मुखमुद्रा में सौम्यता और स्नेहशीलता कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक बेटे निरिन को उन्होंने गैस की एजेंसी दिलवा दी और दूसरे बेटे कमल ने मेडिकल स्टोर खोल लिया। संपन्न परिवार की 2 सुंदर युवतियां पुत्रवधू के रूप में परिवार में आ गईं। आनंद जी को महसूस हुआ जैसे वे संसार के सबसे सुखी इंसान बन गए, पर पाप का घड़ा आखिर फूट कर ही रहता है। उनकी आर्थिक अनियमितताएं प्रकाश में आईं और एक दिन अचानक आनंद जी सस्पेंड हो गए। प्रकृति ने एक झटके में उनका सारा सुख हर लिया। पैसा अब भी बहुत था, पर सम्मान नहीं रहा, प्रतिष्ठा खत्म हो गई। ऐसे में परिवार के सदस्य भी स्नेह का स्पर्श देने के लिए तैयार नहीं थे। सस्पेंड होकर जब घर आए तो पत्नी रीता की पहली प्रतिक्रिया थी, लोग आटे में नमक के बराबर भ्रष्टाचार करते हैं। तुमने नमक में आटा मिलाना चाहा, तुम्हें सेफ गेम खेलना चाहिए था, तुम में चालाकी है ही नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। पैसे को सर्वोपरि मानने वाली पत्नी को गिरगिट की तरह रंग बदलते देख वे हैरान रह गए। जब वे ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो पत्नी ने ही उन्हें रिश्वत लेने के लिए उकसाया और जब वे बेईमानी से अर्जित धन के कारण संकट में फंस गए, तो अब उन्हें ही कोसा जा रहा है। जब तक रिश्वत के रुपयों से भरे लिफाफे आते रहे, पत्नी और बहुओं के लिए लेटेस्ट डिजाइन के जेवर बनते रहे, तब तक वे सबके प्रिय बने रहे। पर अब जब सस्पेंड होकर नौकरी जाने की नौबत आ गई तो घर के सभी सदस्य उन्हें ही कोस रहे हैं। गलत ढंग से धन उन्होंने क्या अपने लिए अर्जित किया। कॉलेज के दिनों में भी उन्हें कोई गलत शौक नहीं था। सिगरेट और शराब की लत तो दूर रही, उन्हें महंगे कपड़े पहनने तक का शौक नहीं था। ये सब सोचते सोचते निश्चित रूप से आनंद जी व्यथित हुए होंगे। आनंद जी के घर जाने से पूर्व मैं जिस हृदय विदारक दृश्य की कल्पना कर रहा था, वह वहां पहुंचकर देखने को नहीं मिला। रीता भाभी के अलावा कोई विशेष दुखी नजर नहीं आया। दोनों बेटियां राशि और कोमल मां को संभालते हुए कह रही थीं कि काश वे अपने पापा से अंतिम समय में मिल पाती। इन बेटियों ने पिछले 8 महीनों में पापा से मिलना तो दूर, उन्हें सहानुभूति का एक पत्र भी नहीं लिखा था। आनंद जी के चचेरे भाई दिनेश ने बताया कि कोमल का 2 माह पूर्व फोन जरूर आया था। तब उसने मां से कहा था कि जब से पापा सस्पेंड हुए हैं और उनकी विभागीय जांच शुरू हुई है, ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पति और सास ससुर मुझ पर कटाक्ष करते हैं। पापा को इतना लोभ नहीं करना चाहिए था। दिनेश से ये सब सुनकर मैं सोच रहा था कि इस बेटी ने अपनी शादी के समय लाखों रुपए खर्च होते समय तो पिता से नहीं पूछा कि इतना रुपया कहाँ से आ रहा है। उसने ये भी नहीं कहा कि आप इतना रुपया खर्च मत कीजिए। उस समय तो वैभव का प्रदर्शन सुखद लग रहा होगा। उसने सोचा होगा कि भरपूर दहेज लाने से उसे ससुराल में दुलार और सम्मान मिलेगा। काश
उसने पापा से एक बार कहा होता कि मेरे सुख के लिए गलत ढंग से धन अर्जित मत कीजिए, तो संभवतः पापा की चेतना जागृत होती। राशि ने तो फोन पर ही पापा से कहा था, पापा आपने ये क्या किया? आपकी इस हरकत के कारण ससुराल वालों के सामने मेरा सिर झुक गया। निश्चित रूप से बेटी के इन कटु वचनों को सुनकर आनंद जी स्तब्ध रह गए होंगे। जब 2 वर्ष पहले दामाद को उपहार में मारुति कार दी थी, तब तो राशि ने नहीं सोचा कि मारुति कार देने के लिए पापा के पास पैसा कहां से आया। पापा कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, पर तब तो उसे पापा संसार में सबसे ज्यादा प्रिय लगे होंगे, जिन्होंने मारुति देकर ससुराल में उसका मान बढ़ाया। आज उनके द्वारा पापा की याद में आंसू बहाए जा रहे थे, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मेरे सामने बैठे दोनों दामाद आनंद जी की महानता के राग अलाप रहे थे। उन्होंने हमेशा मुझे पिता जैसा स्नेह दिया। इसी स्नेही दामाद ने 1 महीने पहले अपनी पत्नी से कहा था, तुम्हारे पिता के अनैतिक आचरण के कारण मेरा सिर शर्म से झुक गया है। ऐसे आदमी को ससुर कहने में भी मुझे शर्म आती है। दिनेश ने बताया कि उस दिन बहू ने अपने व्यंग्य बाणों से आनंद जी को आहत कर दिया था। बड़े बेटे नितिन ने पत्नी से पूछा, तुम्हारे भाई की शादी है, पर अपने यहाँ तो निमंत्रण पत्र नहीं आया। बहू ने अजीब सी मुख मुद्रा बनाकर कहा, ससुर जी के कारनामे प्रदेश के सभी अखबारों में छप चुके हैं। उन्हें बुलाकर अपनी जगह हंसाई करवानी है क्या? आनंद जी तब बेडरूम की ओर जा रहे थे। बहू की बातें उनके दिल में चुभ गईं और उनकी आंखें भर आईं। आज वही बहू आंसू बहाते हुए कह रही थी, मेरे प्रति उनका बेटी जैसा स्नेह मैं आजीवन नहीं भूल सकती। आज आनंद जी की मृत्यु को 1 वर्ष बीत चुका है। रीता भाभी, बेटे, बहू, पोते पोतियों के बीच सुख से रह रही हैं। दोनों बेटियां अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही हैं। आनंद जी ने आत्महत्या कर पूरे परिवार को तनाव और शर्मिंदगी से बचा लिया। हमारे समाज में मृतक व्यक्ति की आलोचना नहीं की जाती, इसलिए आनंद जी के अनैतिक आचरण का अब कोई जिक्र नहीं करता। पूरा परिवार उनके द्वारा अर्जित धन का आराम से उपभोग कर रहा है, क्योंकि अब कोई उन पर प्रतिकूल टिप्पणी करने वाला नहीं है। आनंद जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद भी मैं उन्हें भुला नहीं पाया। आदर्शवाद से डिगे एक इंसान की मृत्यु से मेरा मन व्यथित है। काश हम इस सच को स्वीकार कर पाते कि यदि हम अपने परिवार के लिए अनैतिक साधनों से धन अर्जित करते हैं, तो परिवार के सदस्य अवश्य उस धन से प्राप्त सुविधाओं का उपभोग करेंगे, पर यदि हम पर कोई लांछन लगता है, तो संकट के दौरान हमारा परिवार भी हमारा साथ नहीं देगा। आदर्शवाद और ईमानदारी की भावना को त्यागना व्यक्तिगत रूप से आनंद जी को बहुत महंगा पड़ा। बेईमानी से अर्जित धन उनके तनाव का कारण बना और आत्महत्या का भी। हम में से कईयों ने भौतिक सुख पाने की होड़ में आदर्शों के कहीं पीछे छोड़ दिया है। क्या ये सही है?